नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, हम क्या करें कि अगर हमारी पत्नी हमको परेशान कर रही है या फिर हमें डाउट है कि वो हम पे झूठा केस लगा सकती है या फिर ऐसा हमें कहीं से सूचना मिलती, कुछ भी ऐसी जानकारी मालूम पड़ती है कि वो हमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में फंसा सकती है, तो हम ऐसा क्या करें? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार व्यक्ति सोचता है मेरा ये वीडियो जो अभी का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपकी शादी हो गई है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और अगर नहीं हुई है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपको कहीं से भी कोई ऐसा डाउट होता है कि आपकी पत्नी आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवा सकती है या फिर दहेज वहेज के केस में आपको फंसा सकती है या उसकी नज़र आपकी प्रॉपर्टी पर है और उसी बिहाफ में उसने शादी करी है आपसे और उसकी पूरी कोशिश है आपको फंसाने की, उलझाने की क्योंकि जानबूझ के पति पर इतने केस लगाए जाते हैं कि वो इतना परेशान हो जाए कि आखिरी में वो समझौता करने पर राजी हो जाए, और समझौता भी किस तरीके का, जैसा पत्नी चाहती है ऐसा समझौता। तो सीधी सी बात है कि अगर ऐसी कुछ भी आपको डाउट होता है तो हम क्या करें? एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में अक्सर वही व्यक्ति जीतता है जो पहले कानून की शरण में चला जाता है। अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि आपकी वाइफ ऐसा कुछ कर सकती है, आप इमीडिएट एक्शन लें। अपने एरिया के पुलिस ऑफिसर को, आपके एरिया का पुलिस थाना है उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, सीएसपी हैं, डीएसपी हैं या फिर पुलिस कमिश्नर हैं या डिप्टी कमिश्नर हैं, इनको एक लिखित सूचना दें कि मेरी पत्नी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और झूठे मामले में मुझे फंसा सकती है। तो अगर मेरी पत्नी किसी भी तरह की शिकायत लेकर आपके पास आती है तो मेरा पक्ष सुने बिना किसी तरह की कार्रवाई आप ना करें। ये आवेदन बना के आप अपने एरिया के जो भी पुलिस ऑफिसर हैं, जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर, उनके वहाँ पर बाय रजिस्टर्ड डाक भेज दें आप। ठीक है, आपकी पत्नी को नहीं मालूम पड़ेगा, चिंता मत कीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ आपकी पत्नी का मायका है वहाँ के लोकल थाने में भी आप बाई पोस्ट ये सूचना भेज दें। उसके बाद आपके राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, उसके कार्यालय में, उस आयोग में भी वो पत्र जो है फॉरवर्ड कर दें। उसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी फॉरवर्ड कर दें। और उसके अलावा कोई और संस्था, अगर आपके समाज कल्याण से जुड़ी हुई कोई संस्था है, वहाँ पर भी ये चीज़ फॉरवर्ड कर दें। इससे दोस्तों होगा ये कि अगर बाद में कभी भी आपकी पत्नी आपके ऊपर कुछ भी ऐसा एक्शन लेने का कोशिश करती है तो आपका पक्ष मजबूत रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, आपका पक्ष क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। और जब आपका पक्ष मजबूत रहेगा तो केस आप ही जीतेंगे। धारा 125 में दो बातें ऐसी कही गई हैं कि अगर वो उनमें से कोई एक चीज़ अगर साबित हो जाए तो पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। पहला है वाइफ या तो कैरेक्टरलेस हो। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मगर हम उसका यूज़ नहीं करते। पत्नी ने बिना कारण घर छोड़ा हो, बिना कारण पत्नी अपने पति से अलग रह रही हो। ठीक है, अगर ऐसा है तब पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। तो जब जो स्टेप हमने आपको बताई उसको आप फॉलो करते हैं, जगह जगह आप नोटिस भेजते हैं, ठीक है, और उनका जो रिकॉर्ड है, सबूत है, आपने बाई पोस्ट भेजा है तो जो भी रसीद वगैरह वो आप संभाल के रखते हैं, निस्संदेह आपका केस स्ट्रांग होगा। और आपकी पत्नी को केस लगाना को लगाएगी मगर आप उस केस से कहीं ना कहीं बच जाएंगे। ठीक है, केस चलेगा मगर आपको तब इतना टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं होगी। जब कभी भी पत्नी की हरकतों पर डाउट हो
तो हमेशा उसका जो भी सबूत आप जुटा सकते हैं उस सिचुएशन में, कैमरा रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई डॉक्यूमेंट, वो ज़रूर संभाल के रखें। ठीक है, जब भी कभी डाउट हो कि वाइफ इन फ्यूचर ऐसा कर सकती है। सेकेंड थिंग, आपके जो बैंक डिटेल हैं, आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इसको कभी भी अपनी वाइफ को न सौंपें। पुरुष ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आते ही पत्नी पे लट्टू हो जाते हैं, उसको सब सौंप देते हैं और बाद में वो यही सब लेके भाग जाती है और आपकी पूरी जानकारी उसको मिल चुकी होती है। आप ये काम क्यों करते हैं? ये चीज़ें आपको अपने पास रखना चाहिए। ये आपकी पर्सनल चीज़ें हैं। मतलब आप इस ज़माने में जी रहे हैं, उसके बाद भी आप एक अजनबी महिला पर इतना विश्वास कैसे कर लेते हैं? यही चीज़ें बाद में आपको रुलाती हैं और जब कुछ रास्ता नहीं मिलता तो आप आत्महत्या कर लेते हैं। गलतियां आप ही करते हैं और बाद में जो कुआं आपने खोदा गलती कर करके, उसी में आपको कूद कर आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें ना किया करें। और जब तक शादी के कुछ महीने या कुछ साल तक यकीन ना आए कि बीवी अच्छी है, तब तक संतान उत्पन्न मत कीजिए। वरना होगा ये कि अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर संतान के नाम पे आपको बहुत सारी चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें आप। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों कि जब आप शादी करते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। शादी अगर हो चुकी है तब भी कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, वो भी हमने आपको बताया है। और एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर कोई लड़की शादी के पहले ही ये कह रही है कि हम कुछ दे नहीं पाएंगे या फिर क्या कहते हैं, मैं जॉब करूँगी, मैं घर के काम नहीं करूँगी, 2-3 साल तक मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो इस तरह की लड़की से दोस्तों शादी मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिला है कि जिन लड़कियों ने इस तरह की शर्तें रखी हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। बात यहाँ लेन देन की नहीं है। एक सभ्य परिवार कभी भी ये शब्द मुंह से नहीं निकालता कि हम कुछ दे नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दहेज दीजिए, दहेज देने लेने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और मेरा भी मानना है कि दहेज के लिए किसी लड़की या उसके परिवार को बिल्कुल परेशान नहीं किया जाना चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं। मगर इस तरह की शब्दावली एक सभ्य परिवार इस्तेमाल नहीं करता। और कई लड़कियां शर्त रखती हैं कि मैं काम नहीं करूंगी शादी के बाद घर के, मैं जॉब ही करूंगी, नौकरानी रख लेना, और मैं शादी के 2-3 साल तक माँ नहीं बनना चाहती, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है। तो ऐसी लड़कियों से दोस्तों शादी मत कीजिए। और अगर आपको ऐसी लड़की नहीं मिल रही है तो फिर बिल्कुल ही मत कीजिए, जब मिल जाए तब कर लेना। वरना क्या होगा कि शादी के बाद आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि मैंने शादी क्यों करी। फिर एक ही बात आती है मन में, और फिर कोर्ट कचहरी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, वही सब चलता रहता है और लाइफ पूरी तरीके से आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि आजकल 100 में से 50% से अधिक लड़कियां कुछ इस तरह की ही हैं। ठीक है, तो इन चक्करों में ना पड़ें। अगर शादी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें, बहुत समझदार लड़की से करें, क्योंकि सभी कानून उनके पक्ष में बनाए गए हैं। इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जो लॉ बनाए गए हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को लेकर, महिला सशक्तिकरण के नाम पर, अगर किसी लड़के को जिसका विवाह नहीं हुआ है, जितने भी लड़के भारत में हैं, अगर उनको शादी के पहले इन सभी कानूनों की जानकारी अगर हो जाए तो मुझे नहीं लगता कोई समझदार लड़का शादी करेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक तरफा कानून है, इन कानूनों में कोई न्याय नहीं है। जिन्होंने ये कानून बनाया है उन्होंने तो कुतर्क है उनके पास कि समाज ऐसा है, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, फलाना ढिमका, लेकिन हकीकत कुछ और है। और सीधी सी बात है, कानून सबके लिए होने चाहिए। ये कहना कि महिला पे अत्याचार होता है इसलिए सिर्फ उसके पक्ष में कानून बनेगा, ये कोई तर्क नहीं होता दोस्तों, ये तो कुतर्क होता है। वो नीच व्यक्ति ऐसी बातें करता है। वरना क्या है कि लॉ सबके लिए होने चाहिए कि अगर महिला प्रताड़ित है तो उसके लिए भी हो, और पुरुष प्रताड़ित है तो उसके लिए भी हो। ठीक है, तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।
कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप मैसेज में डिस्कस कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा उसके। और मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए दोस्तों